नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मेरे आसपास चारों तरफ हवा में सनसनी फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके भिलाई के निजी घर से आज सुबह ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में, शराब घोटाला एक बड़ा मामला है। शायद 3200 करोड़ रुपए का घोटाला इसको एसीबी ईओडब्ल्यू राज्य की एजेंसी ने बताया है। ईडी जब तक जांच कर रही थी तब तक इसको 21-2200 करोड़ का बतलाती थी। 1.5 गुना करीब हो गया है ये राज्य के एसीबी ईओडब्ल्यू की जांच में। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है ये ईडी ने की है गिरफ्तारी ये। और चैतन्य बघेल को इस वक्त जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इस वक्त अदालत में पेश किया गया है। ईडी शायद 5 दिन की रिमांड मांग रही है। भूपेश बघेल विधायक हैं, अभी वो विधानसभा से होते हुए घर से निकलकर विधानसभा गए। विधानसभा से कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ मिलकर सब ने बहिर्गमन किया, सदन को छोड़ दिया कि बदले की भावना से ये गिरफ्तारी की गई है। और मैं टेलीविज़न चैनलों पर देख रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं चरणदास महंत, वो भूपेश बघेल के साथ अदालत पहुंचे हैं। जिन लोगों से चरणदास महंत की बात हुई है उन्होंने भारी नाराज़गी जताई है इस गिरफ्तारी को लेकर। मुझसे भी उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये बदले की भावना से किया गया है, ये पूरा ये सिलसिला जो है इसलिए किया जा रहा है कि जो जंगल वगैरह कटने हैं उसकी तरफ से ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन विधानसभा का ये सत्र आज खत्म कर दिया गया है क्योंकि कांग्रेस के सारे विधायक वहाँ से निकलकर अदालत आ गए। 3100-3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में, जिसमें पिछले आबकारी मंत्री बस्तर के एक सबसे बड़े विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार हैं, जेल में पड़े हुए हैं। उसमें पिछली कांग्रेस सरकार में एक बहुत ताकतवर व्यक्ति रहे हुए अनवर ढेबर, जिनके बारे में शायद ईडी ने कहीं पे ये कहा है कि यही आबकारी मंत्री की तरह पूरा विभाग चलाते थे। एक कारोबारी हैं, होटल कारोबारी हैं, लेकिन पूरा आबकारी विभाग चलाते थे वो। उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से कैंसल हो गई है अभी, और 2 साल या 2.5 साल से लोग इसमें जेल में पड़े हुए हैं। जमानतें हो नहीं पा रही हैं लोगों की। बड़ा मामला है ये। इसमें डिस्टिलरी मालिक जो हैं, शराब कारखानों के मालिक, वो फंसे हुए हैं, लेकिन उनको ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है। आज ईडी की कार्रवाई जो है इससे सनसनी बहुत फैली है क्योंकि इसके पहले भी ईडी पहुंच चुकी है भूपेश बघेल के घर पर। आज भूपेश बघेल ने ट्वीट करके सवेरे ये बतलाया कि उनके घर पर ईडी पहुंची है। आज वो विधानसभा में अडानी के बारे में मामला उठाने वाले थे, जंगल वगैरह कटने के बारे में उठाने वाले थे मामला। इसलिए साहब ने, शायद उनका इशारा मोदी शाह की तरफ होगा, उन्होंने ईडी भेज दी है ऐसा। उन्होंने एक दूसरी ट्वीट की है आज दोपहर को। उसमें उन्होंने कहा है कि आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है। पहले कवासी लखमा को टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अब वो मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं ताकि कोई अडानी के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। हम न डरेंगे न झुकेंगे। भूपेश बघेल ने कहा ये कितनी भी ताकत लगा लें, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये मामला जो है, मैं बहुत ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ। ये कानूनी मामला है, अदालत में चल रहा है। कांग्रेस आज जरूर सड़क की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब इसमें सड़क की लड़ाई लड़ने का कुछ रह नहीं गया है। ये कानूनी मामला है और चैतन्य बघेल को मेरा परिवार में आना जाना रहा है।
बरसों पहले। और भूपेश बघेल का ये बेटा चैतन्य बघेल छोटा बच्चा था उस समय, तब से मैं देखते आ रहा हूँ। मुझको मन में रंज है चैतन्य बघेल के जेल जाने का, एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने का बड़ा रंज है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन निजी संबंध अलग है। मैं जब यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मुझको तथ्यों की बात करनी है, सच की बात करनी है। सच ये है कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला एक इतना बड़ा करप्शन का केस है। अभी अदालत का फैसला नहीं आया है, इसलिए मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन इतना बड़ा मामला है ये शराब घोटाला, जिसके बारे में ईडी ने अपनी किसी एक चार्जशीट में आखिरी में ये भी कहा है कि दुर्ग भिलाई में एक राजनीतिक व्यक्ति के पास 10 से 20 करोड़ रुपया महीना पहुंचता था। मैं नहीं जानता कौन है व्यक्ति, लेकिन अभी तक ईडी ने जितने लोगों के नाम गिनाए हैं उन नामों में कवासी लखमा, उनका भी कुछ था, 2 करोड़ रुपया महीना मिलता था, ऐसा कुछ था। और लोगों का भी था, कितना रुपया मिलता था। लेकिन दुर्ग भिलाई ऐसा कुछ उन्होंने कहा था पिछले चार्जशीट में। दुर्ग भिलाई के एक राजनीतिक व्यक्ति के पास 10 से 20 करोड़ रुपया हर महीने पहुंचता था, ऐसा कुछ कहा था। मैं नहीं जानता अभी कि उनका ये इशारा चैतन्य बघेल की तरफ था, भूपेश बघेल के बेटे की तरफ। मैं ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि किसी को उसके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार करना, क्या ईडी को इससे बचना चाहिए था। क्योंकि बचना तो इस बात से भी चाहिए था कि आज अगर विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और जिन लोगों ने उसकी सदन की कार्रवाई की कार्यसूची देखी है, उनका कहना है कोई बड़ा मामला वहाँ पर था नहीं। और भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि हम अडानी का मामला उठाने वाले थे, जंगल कटने का उठाने वाले थे, ऐसा भी कुछ वहाँ पे कार्यसूची में कम से कम नहीं दिखा है कुछ पत्रकारों को जिन्होंने विधानसभा से मुझको फ़ोन किया। तो मैं नहीं जानता कि आज का दिन ईडी ने क्यों छांटा है। शायद इसलिए छांटा होगा कि शुक्रवार का दिन है, इसके बाद शनिवार इतवार 2 दिन जमानत के लिए किसी बड़ी अदालत तक दौड़ नहीं लगाई जा सकती। और आज इस निचली अदालत से चाहे ईडी को रिमांड मिले, चाहे जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा जाए, जो भी भेजा जाए, गिरफ्तारी दिखा दी है ईडी ने। तो आज का दिन शुक्रवार का कई एजेंसियां इसलिए छांटती हैं कि शनिवार इतवार 2 दिन तक कहीं जमानत वगैरह की अर्जी ना लगाई जा सके। तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने छांटा हो सकता है ईडी को इस बात की परवाह भी ना हो कि किसका जन्मदिन कब है, या असेंबली का सेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ईडी जो है बिल्कुल राजनीतिक तरीके से सोच सोच के काम करती है और ऐसे कैसे जन्मदिन के दिन उसने गिरफ्तार कर दिया। मुझको नहीं मालूम है तौर तरीके कि वो इतना बारीकी से सोच के काम करते हैं कि नहीं। अब 2-3 सवाल आज खड़े हो रहे हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। एक तो यह है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद मुझको ऐसा लगता है कि मेरी शुभकामनाएं एक व्यक्ति के रूप में उनके साथ हैं। मुझको अच्छा लगेगा उनको जमानत जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा आसार दिखता है कि जमानत जल्दी नहीं मिलेगी। ये मामला हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहेगा, घूमते रहेगा, जल्दी कोई जमानत अदालत देगा नहीं इसमें। और ये मामला खबरों में जिंदा रहेगा, खबरों में बने रहेगा कि चैतन्य बघेल को आज अदालत पेशी पे लेकर आए, चैतन्य बघेल की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, वहाँ से खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, ये हुआ, इसको नोटिस जारी हुआ एजेंसी को। खबरों में बने रहेगा ये मामला। अब आज तो कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल 5 साल छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर कांग्रेस नेता थे और सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। वो एक बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता थे। तो अभी भी इतने समर्थक तो उनके हैं ही यहाँ पर कि तुरंत प्रदर्शन होने लगा। कांग्रेस पार्टी की अपनी मजबूरियां हैं कि अपने एक साथी को, बड़े नेता को छोड़कर मुसीबत में पार्टी किनारे भी नहीं हो सकती कि जब छूट जाओ तब वापस आ जाना। ऐसा नहीं होता है किसी भी पार्टी में।
तो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो सारे के सारे भूपेश बघेल के साथ हैं। पार्टी के संगठन के जितने लोग हैं कार्यकर्ता वो लोग आज साथ हैं। आज ही गिरफ्तारी हुई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के प्रदर्शन में साथ रहते हैं लोग, लेकिन इसके बाद की लड़ाई तो अदालत में ही लड़ी जाएगी। अब 2-3 बुनियादी सवाल उठते हैं। एक सवाल यह है कि अब भूपेश बघेल जैसा कि बहुत ही जुझारू हैं, वो योद्धा की तरह लड़ते हैं, वो उनका क्या होगा अब? मुझको ऐसा तो नहीं लगता है कि भूपेश बघेल के बेटे तक ईडी पहुंच जाए और भूपेश बघेल तक न पहुंचे। हालांकि मैं ईडी को कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं कि उनको भूपेश बघेल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं एक कल्पना कर रहा हूं कि आगे क्या होगा। अब जब बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ईडी ने शराब घोटाले में चैतन्य बघेल तक रुपया पैसा पहुंचने के सबूत पाए हों, और क्या वो रुपया पैसा भूपेश बघेल की जानकारी या मर्जी के बिना भी वहां तक जा सकता है? और अगर जानकारी और मर्जी के बिना जाता है तो भूपेश बघेल पे तो कोई हाथ डाला नहीं जा सकता। कोई जाके क्यों दे रहा होगा पैसा, ईडी साबित करे कोर्ट में। कोर्ट में तो आपको ध्यान होगा जो महादेव सट्टा जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी का जो ऐप है, उसका पैसा भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा था, आईपीएस अफसरों तक पहुंचा था। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा का नाम उसमें आया था, उनके लिए पहुंचा था, करोड़ों रुपए का जिक्र था। मैं नहीं जानता कि वो मामला महादेव सट्टा वाला मामला अभी कहाँ पहुंचा है। इतने सारे मामले चल रहे हैं कि मैं उतना ट्रैक नहीं रख पाता हूं एक एक मामले का। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में सवाल यह है कि भूपेश बघेल का क्या होगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि उनको उनके कानूनी हक पूरे मिलें, लेकिन जो ईडी का जो रुख दिख रहा है, मुझको लगता है कि भूपेश बघेल की मर्जी के बिना, जानकारी के बिना, सहमति के बिना, उनके कहे बिना कोई पैसा उनके बेटे तक तो पहुंच नहीं सकता। अब ये बात बहुत अटपटी होगी कि बेटे को आपने गिरफ्तार कर लिया और भूपेश बघेल का आज तक नाम भी नहीं लिया है ईडी ने शराब घोटाले में। लोगों के बीच ये चर्चा है कि क्या होगा इसके बाद। क्या इसके बाद भूपेश बघेल पर भी ईडी हाथ डालेगी? क्या सरकार ये चाहेगी कि अभी अगले कुछ महीने चैतन्य बघेल ही खबरों में बने रहें और भूपेश बघेल की बारी उसके बाद लाना ठीक रहेगा? कि जब चैतन्य बघेल न्यूज़ वैल्यू खो बैठेंगे, कई बार अदालतों की खबरें उनके नाम के साथ आ जाएगी, तो क्या मोदी सरकार के मातहत काम करने वाली ईडी क्या उस वक्त जाकर भूपेश बघेल पर कोई कार्रवाई करेगी? अगर उनके पास सबूत होगा तो। मुझको नहीं मालूम है उनके पास सबूत हैं या नहीं, और मैं कोई ऐसी अटकल लगाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल आज हवा में जो सवाल खड़े हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। भूपेश बघेल एक योद्धा की तरह सड़क पर डटे हुए हैं, अदालत के कॉरिडोर में डटे हुए हैं, और उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके सहयोगियों के खिलाफ सालों से केंद्र सरकार की एजेंसियां जांच कर रही है। इनकम टैक्स जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। इसके बावजूद भूपेश बघेल ने कभी अपने हमलावर तेवर नर्म नहीं किए। उनके मोदी और शाह के बारे में दिए गए बयानों में कोई कटौती नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। उनके हमलावर तेवर बने हुए हैं। पार्टी के भीतर उनका जो वजन बना हुआ है रायपुर से लेकर दिल्ली तक, उसके पीछे भी शायद यही एक बात है कि भूपेश बघेल एक लड़ाकू नेता हैं। एक दूसरा जो एक चर्चा रहती है, मैं नहीं जानता हूँ वो सच है या नहीं, लेकिन जो चर्चा रहती है, और खुद कांग्रेस के भूपेश बघेल कैंप के कुछ लोग मुझको कहते थे कि पैसा तो दिल्ली भी जाता है, आपको मालूम है, कोई ऐसी गोपनीय बात तो है नहीं, आप भी जानते हैं, आप भी इतने साल से अखबार नवीसी में हैं, आपको भी मालूम है कि पार्टी संगठन कैसे चलता है। 2 ही 3 तो राज्य हैं कांग्रेस के, तो यहाँ से पैसा जाता है। कुछ लोग कहते थे मुझको
कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह यूज़ किया, कांग्रेस के लोग कहते थे। तो अगर एटीएम की तरह यूज़ किया था कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सोनिया, प्रियंका, राहुल, इन लोगों ने अगर छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह यूज़ किया था, तो आज उनकी मजबूरी है भूपेश बघेल के साथ में खड़े रहना। और शायद हो सकता है ये भी एक वजह हो साथ खड़े रहने की। फिलहाल भूपेश बघेल का वजन संगठन के भीतर किसी तरह से कम नहीं है। वो आज भी छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जैसे वरिष्ठ नेता के ऊपर कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे बैठक में हमला कर चुके हैं, जबरदस्त हमला, जिसमें सचिन पायलट उनका चेहरा देखते रह गए। और जैसा कि कांग्रेस की किसी भी बैठक में होता है, उसकी चर्चा भी पूरी की पूरी बाहर आ गई कि उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने महंत के बारे में क्या क्या कहा, महंत पर कैसे हमला किया। लेकिन महंत आज अपने राजनीतिक शिष्टाचार के चलते, हो सकता है सद्भावना भी हो उनकी, मुझसे बातचीत में उन्होंने अफसोस जाहिर किया था, तब तक जन्मदिन की बात उनको शायद नहीं मालूम थी। तो उन्होंने कहा था कि ये बदले की भावना से ये किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में आज सवाल यह है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी इस मामले में, शराब घोटाले में, और क्या करेगी। शराब घोटाले के अलावा और भी कई घोटाले हुए हैं भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनमें एक कोयले का रंगदारी वसूलना, पता नहीं क्यों इसको लेवी कहते हैं। लेवी तो एक कानूनी चीज़ रहती है, सरकार टैक्स के ऊपर लेवी लगाती है, वो सरचार्ज सुपर चार्ज जैसा रहता है। ये तो कोयले के ऊपर जो यहाँ वसूला जा रहा था, अगर ईडी का आरोप सही है तो वो तो रंगदारी थी, जिसके लिए नाहक ही बिहार बदनाम होता है। यहाँ तो काफ़ी बड़े पैमाने पर वो रंगदारी वसूली जा रही थी, ऐसा कई उद्योगपतियों ने भी मुझको बताया था। तो मुझको नहीं मालूम है कि ईडी जब आगे बढ़ना तय करेगी भूपेश बघेल के खिलाफ, तो वो दारू के केस में आगे बढ़ेगी, कि डीएमएफ के केस में आगे बढ़ेगी, कि कोयला घोटाले के केस में आगे बढ़ेगी, शराब घोटाले में, पता नहीं किस में आगे बढ़ेगी। वो अगर बढ़ेगी तो सवाल है हवा में, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ इस बात को। मैं ईडी को विविध भारती मानते हुए मैं कोई फरमाइश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आज छत्तीसगढ़ के राजनीतिक माहौल में जो सवाल खड़े हुए हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिता बाहर है, पुत्र जेल में है। मुझको मालूम है कि कलेजा फट रहा होगा भूपेश बघेल का। बहुत तकलीफ की बात है कि बाप के सामने बेटे को ले जाएं, बहुत तकलीफ की बात है ये। लेकिन जांच एजेंसी अगर सबूतों के आधार पर ईमानदारी से काम कर रही है, तो उसको अदालत में जल्द ही बताना पड़ेगा कि चैतन्य बघेल के पास शराब घोटाले का पैसा पहुंचने का, उसकी भागीदारी का ईडी के पास क्या सबूत है, बताना पड़ेगा। लोगों के बीच जो चर्चा है वो पिछले साल 2 साल से चर्चा चल रही थी कि कब होगा गिरफ्तारी, कब होगी। इतने तरह की जांच हो गई, बयान हो गए, छापे पड़ गए, कुछ हुआ नहीं, कब होगा ये, इस तरह की बात लोगों के बीच चलती थी। मैं उस बातचीत में ज़्यादा शामिल नहीं होता था, ईडी के सबूत मुझको बहुत ज़्यादा हासिल नहीं थे, जो खबरों में आता था उतना ही देखता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में झेल रही है कि भूपेश बघेल के बेटे पर कार्रवाई होने के साथ वो पहली बार भ्रष्टाचार के किसी मामले में इतने करीब से जोड़े गए हैं। इसके पहले तक इतने करीब से नहीं जोड़े गए थे। विनोद वर्मा तक कोई एक महादेव सट्टा का पैसा पहुंचने की बात शायद किसी चार्जशीट वगैरह में कही गई थी। विवेक ढांड भूपेश बघेल के गुरु रहे हुए हैं, साइंस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया है, उनके बारे में ईडी ने कहा था कि ये किंग पिन थे, सरगना थे शराब घोटाले के। विवेक ढांड के बारे में कहा था, अभी तक बाहर हैं वो।
जो भूपेश बघेल के सबसे करीबी अफसर थे अनिल टुटेजा, उनके बारे में कहा गया है कि शराब घोटाला वो चलाते थे अनवर ढेबर के साथ मिलकर। भूपेश बघेल के आसपास के इर्द गिर्द के तमाम लोग शराब घोटाले में जा चुके थे। शायद विजय भाटिया उनका एक निजी मित्र है जो साये की तरह उनके साथ रहता है, उसको भी अभी कुछ अर्सा पहले गिरफ्तार किया गया था। तो घेरा जो है भूपेश बघेल के इर्द गिर्द थोड़ा छोटा हो गया है बेटे की गिरफ्तारी के साथ। और सच तो ये है कि भूपेश बघेल के शामिल हुए बिना क्या उनका बेटा कोई ले जाके ऐसा पैसा उसको दे सकता है? लेकिन सवाल से सबूत पैदा नहीं होते। ईडी को तो सबूतों से साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। देखेंगे, अभी तो रोज खबरें आएगी, रोज अदालत में कुछ न कुछ होगा। फिलहाल एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में आज हुई है, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। उनका जन्मदिन था, आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईडी ने सोच समझ कर किया है, बिना सोचे समझे किया है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल के साथ खड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जिस पर भूपेश बघेल के हमले को अभी शायद एक पखवाड़ा ही हुआ है, वो भी पूरी तरह से भूपेश बघेल के साथ में खड़े हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं बहुत मामूली जानकारी के साथ थोड़ा बहुत अपना विश्लेषण आपके सामने रखने के लिए यहाँ आया हूँ। इस पे मेरा सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि पूरी तरह से अदालती मामला है। मैं केवल एक तस्वीर बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ कि ये मामला पूरा है क्या। बहुत सारे लोगों को जमानत वगैरह इसमें नहीं मिल पाई है। ईडी की जमानत जिनको मिली है उनको अभी एसीबी ईओडब्ल्यू ने, राज्य ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसा सिलसिला चलते रहता है ये जांच एजेंसियों का। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको लगे कि मैंने एक ठीक ठाक विश्लेषण आपके सामने बिना किसी दुर्भावना के रखा है। और मैं डिस्क्लेमर कहीं नीचे छोटे अक्षरों में लिखने में भरोसा नहीं रखता। जिनसे मेरे अच्छे संबंध रहते हैं, बुरे संबंध रहते हैं, उसको मैं खुलकर सामने बतला देता हूँ। भूपेश बघेल के परिवार से मेरे बहुत पुराने, उनके पिता के साथ मेरा बहुत उठना बैठना रहा। भूपेश बघेल के साथ भी रहा। उनके बेटे को मैंने बिल्कुल बचपन से देखा हुआ है। अभी पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल में एक बार और देखा है मैंने उसको। तो इतना मेरा परिचय उस परिवार के साथ है। मेरी सद्भावना है कि वो तमाम किस्म की कानूनी अड़चनों से उभरे। लेकिन हकीकत ये है कि आज वो खासी गहरी परेशानी में फंसे हुए हैं, काफ़ी गहरे फंसे हुए हैं परेशानी में। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको लगता है कि मैंने ठीक ठाक विश्लेषण पेश किया है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मैंने स्क्रीन पर देखकर कुछ भी नहीं कहा है, ये आदतन खुला हुआ है। तो हो सकता है एक हाथ कोई तथ्य छोटा मोटा इधर उधर हो गया हो। अगर ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझको अपनी किसी चूक को छुपाने के बजाय उसको उजागर करना बेहतर लगता है। अगर मैंने तथ्यात्मक कोई गलती की है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिप्पणी लिखिए, दोस्तों को भी भेजिए, वे भी वाकिफ़ रहें कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। फिलहाल चलते चलते छोटी सी सलाह, ये शराब घोटाला है पूरा, इसलिए मैं इससे जुड़ी हुई एक सलाह देता हूँ। कभी भी शराब पीकर अपने घर के बाहर मत निकलिए, गाड़ी तो बिल्कुल भी मत चलाइए। नशे का बड़ा बुरा असर होता है, चाहे दारू का रहे, चाहे सत्ता का रहे, चाहे शोहरत का रहे, किसी भी चीज़ का रहे नशा। मैंने तो बहुत छोटी छोटी पिद्दी सी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों पर उनकी कुर्सी का नशा इतना गहरा देखा है, इतनी बददिमागी और बेदिमागी देखी है उनकी कि मैं हक्का बक्का रह गया हूँ। कुछ लोग जिनको एक स्टूल नसीब हो गया है अपने पेशे में, वो उसको सिंहासन मान के चलते हैं। तो नशा मत कीजिए, न दारू का नशा कीजिए, न सत्ता का, न शोहरत का नशा कीजिए। मेरे सरीखे लोग जिसको महीने 15 दिन में 2-4 लोग सड़क पर रोक कर कहते हैं कि हम आपका
चैनल देखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, तो उन 2-4 से मुझको 2-4 पैग जितना नशा होने लगे तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात होगी। वो कभी किसी चीज़ का नशा मत कीजिए, ना दारू का, ना गांजे का, न किसी दवा का, न इंजेक्शन का, न सत्ता का। खासकर सत्ता का नशा बिल्कुल मत कीजिए। लोग बड़ी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं सत्ता के नशे में। फिर मिलेंगे।